हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। और अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका हमने बहुत ही एक अच्छा बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में। सबसे पहले पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। देखो, फिक्स डिपॉजिट लाइक टर्म डिपॉजिट जिनको हम बोलते हैं, फिक्स टाइम के लिए ना आप अपना पैसा बैंक को देते हो और फिर जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने एफडी कराई होती है यानी कि, और उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे वो पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। तो होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एक टाइम के लिए आपने दे दिया, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक। तो जो मिनिमम टाइम पीरियड है दैट इज 7 डेज, कि आप एफडी 7 डेज के लिए भी ओपन कर सकते हो। मैक्सिमम आपका 120 मंथ है यानी कि 10 साल, है ना। तो ये आप ओपन करा सकते हो। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन भी चेंज होगी अब। अगर आपकी एफडी अबव 3 करोड़ है ना, फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको बोला जाएगा बल्क डिपॉजिट बाय आरबीआई। और 1 करोड़ इन केस ऑफ आरआरबी, दे आर कैटेगराइज्ड एज बल्क डिपॉजिट बाय आरबीआई। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग भी ये चेंज हो गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो टायर आपके 3 और 4 वाले यानी कि बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनके लिए लिमिट है 1 करोड़। तो वो किस में आएंगे? बल्क डिपॉजिट में। और बाकी सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 15 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट। ओके, तो वो बल्क डिपॉजिट की कैटेगरी में हम कंसीडर कर लेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में। अब यहाँ पे क्या पेनल्टी लगती है फॉर प्रीमेच्योर एनकैशमेंट? क्या जब आप क्या करते हो, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लेते हो, तो उस पर पेनल्टी लगेगी? यस, इंटरेस्ट पेबल फॉर द एक्चुअल पीरियड जो होता है आपका, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा जितने टाइम तक आपकी एफडी रही थी। जो आपकी टर्म डिपॉजिट होता है ना ऑफ 1 करोड़ और बिलो, उनमें प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी होनी चाहिए। ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट कैन बी रिन्यूड एट कस्टमर रिक्वेस्ट। जो ओवरड्यू हो गया टर्म डिपॉजिट, उसको रिन्यू किया जा सकता है कस्टमर की रिक्वेस्ट पे। और जैसे अगर आप ओवरड्यू हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, आप पैसा लेने नहीं आते हो एफडी का, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो सेविंग बैंक अकाउंट के जितना या टर्म डिपॉजिट, उनमें से जो भी कम होगा ना, वो आपको मिलता है। फिर वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलग से एक पर्टिकुलर टॉपिक है। इंटरेस्ट पेड या तो पीरियडिकली, ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट पे, ठीक है। और कैसे पे किया जा सकता है? ऑन मेच्योरिटी, दैट इज इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। जो इंटरेस्ट आपका कंपाउंड होता है ना, क्वार्टरली की इंटरेस्ट मिला एक साल पे, फिर आगे उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, तो ऐसे को क्या बोला जाता है? री इन्वेस्टमेंट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट की कैटेगरी में ऐसी एफडी हमारी कंसीडर होती हैं। अब इंटरेस्ट कैन बी पेड इन कैश, दैट इज विद इन परमिटेड अमाउंट टू द सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आपका है, एंड सेम बैंक और द अनदर बैंक जो भी आपने बताया हुआ है। अब यही अगर अनक्लेम्ड रहता है आफ्टर मेच्योरिटी, तो जो इंटरेस्ट होगा ना एज अप्लीएबल टू सेविंग अकाउंट और द कॉन्ट्रैक्टेड रेट और द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, यानी कि आपने मेच्योरिटी के बाद भी अनक्लेम नहीं निकलवाया पैसा, तो अगर आपको सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है 5%, ठीक है, और जो डिपॉजिट्स पे था आपका वो था लाइक 6.5%, तो आपको कम वाला इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मेच्योरिटी अमाउंट जो आपका अबव 20,000 का है ना, इट टू बी पेड इन अकाउंट ओनली, freely transferable from one office of a bank to another. ओके, चलिए। अब एडिशन डिलीशन ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑल जॉइंट अकाउंट आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किसी हस्बैंड और वाइफ ने ना एक एफडी ओपन कराई थी, वो चाहते हो उनके बच्चे का नाम भी साथ में जुड़ जाए, सन या डॉटर जो भी है, तो दे कैन ऐड और डिलीट एज वेल। अमाउंट और ड्यूरेशन शुड नॉट चेंज। अमाउंट और ड्यूरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी नाम ऐड कर सकते हो। कैन अलाउ स्प्लिटिंग ऑन रिक्वेस्ट इफ नो चेंज इन पीरियड और द अमाउंट, यानी कि अगर मान लीजिए आपने एफडी कराई थी बैंक में 5 लाख की, और आप चाहते हो कि उसको इक्वली ना इस अमाउंट में तोड़ दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर 5 लाख की एफडी थी 5 साल के लिए, तो ये नहीं चेंज होना चाहिए अमाउंट, और ये ईयर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी अमाउंट को आप डिवाइड कर सकते हो।
एज पर योर नीड। क्या आप लोन ले सकते हो टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट? यस, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ड्यूली डिस्चार्ज टीडी रिसीट्स, आपकी टर्म डिपॉजिट की रिसीट विद द लेटर ऑफ लियन, वहाँ पे लगता है 5 to 20% आपका मार्जिन रहता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, और ऑन द वैल्यू अलॉन्ग विद द अक्रूड इंटरेस्ट। जहाँ पे री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट आपके आते हैं, जहाँ पे आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे क्या होता है, या तो अक्रूड इंटरेस्ट भी साथ में मिलके, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे 5 to 20% का मार्जिन रखा जाता है। तो आपको लोन भी मिलता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, बिकॉज ये सिक्योर्ड वे ही माना जाता है, क्योंकि बैंक के पास जो आपकी एफडी है। अब बात करेंगे रैकरिंग डिपॉजिट्स की। जो डिपॉजिट्स आप कराते हो एवरी मंथ फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड, उनको बोला जाता है रैकरिंग डिपॉजिट। जैसे मान लो मैं हर महीने 300 करवा रही हूँ अपनी आरडी में डिपॉजिट, बाद में मुझे एक लंप सम अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट कंपाउंड होता है क्वार्टरली, इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली। अगर इरेगुलर इंस्टॉलमेंट करते हो ना, तो अमाउंट आपको रिड्यूस करके भी मिल सकता है। यानी कि अगर मुझे पे करना होता है ना हर महीने की 10 तारीख को, तो मैं इसको आगे डिले करती जाती हूँ, 15 को, 20 को, इस तरीके से ही पे करती रहती हूँ कॉन्टिन्यूसली। तो मुझे जो अमाउंट बाद में मिलेगा ना, जितने टाइम की मैंने आरडी कराई थी, उसके बाद जो मेच्योर हो जाएगी, तो मुझे कम मिल सकता है, अगर मैं इस तरीके की कंडीशंस करती हूँ, इरेगुलर इंस्टॉलमेंट पे करती हूँ तो। ठीक है। अब अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट। देखो, आपके हाइब्रिड डिपॉजिट जो है ना, इनको बोला जाता है डिमांड और फिक्स डिपॉजिट के क्या है, ये कंबाइंड है। यहाँ पे अगर आपका सेविंग अकाउंट में मान लीजिए पैसा ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी कमा पाओगे आप फिक्स डिपॉजिट पे अलग से। अगर सेविंग अकाउंट में कम है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट हो गया मैच्योरिटी के बाद, तो वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हाइब्रिड हो गया, राइट। फिर आपका आता है कैश सर्टिफिकेट, जो आपके इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे एंड रिडीम्ड एट पार, फेस वैल्यू पे। कैश सर्टिफिकेट क्या हुआ, बैंक ने आपको कैश सर्टिफिकेट दिया जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, आपको दे दिया 98,000 पे। आफ्टर मेच्योरिटी आपको फेस वैल्यू ही मिलेगी 1 लाख, यानी कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न कर लिया, 2,000, राइट। फिर आपके आते हैं एन्युटी डिपॉजिट। ये ना अपोजिट है आरडी के, यहाँ पे आपको लमसम अमाउंट जो है ना डिपॉजिट कराना पड़ता है कस्टमर की साइड से, जो कस्टमर को रीपे किया जाता है ओवर अ पीरियड इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जहाँ पे आपका पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल। जैसे जो रिटायर्ड पर्सन है, इनको लमसम अमाउंट मिला, मान लीजिए किसी को 50 लाख मिला, तो उसने क्या किया, वो बैंक में जो है अपना डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक उसको क्या करेगा, मंथली बेस पे ना, मंथली ईएमआई की फॉर्म में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करता रहेगा। मान लीजिए उसके उसने बोला कि 15,000 हर महीने बना अमाउंट उसका, सपोज कीजिए। तो इस तरीके से ये होता है कि वो उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया, रिवर्सल ईएमआई की जैसा केस है यहाँ पे। वैसे तो आप क्या करते हो, ईएमआई की फॉर्म में आरडी में आप क्या कर रहे हो, 300, 500, 1000 पर मंथ दे रहे हो, यहाँ पे बैंक आपको दे रहा है। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब ये नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो इशू किए जाते हैं बैंक से एज ए यूसेंस प्रोमिसरी नोट। ये कौन इशू कर सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक को पैसा चाहिए होता है मान लीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट आगे वो करते हैं, इशू करते हैं। एंड इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट टू द एक्सटेंट परमिटेड अंडर फैमा लॉ है कि वो सीडी परचेज कर ले, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होती हैं। इशू किए जाएंगे ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, इशू किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इशूड इन मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख देर आफ्टर। यानी कि 5 लाख, फिर उसका मल्टीपल 10 लाख, देन 15 लाख, देन योर आपका 20 लाख, इस तरीके से ही ये इशू किए जाते हैं। तो इनका 7 days to 1 year का टाइम पीरियड रहता है, इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। अगर इनकी वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख, जो पीछे वाला एग्जांपल था, डिस्काउंट पे इशू कर दिया आपको, 98,000 पे आपने खरीद लिए, ठीक है, बैंक से, तो आपको फिर बाद में ना ये अमाउंट जो 1 लाख ही मिलेगा, और आप नेगोशिएबल हो, आगे भी इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो फ्लोटिंग रेट जो आपके होते हैं ना, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रीसेट होता है पीरियोडिकली, और लिंक होता है ये बेंचमार्क जो पब्लिश किया जाता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर और अप्रूव्ड बाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पज। स्पेसिफिकली इनके लिए होता है कि कौन से बेस पे ना आपको फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, वो उसके साथ लिंक किया जाता है FIM MDA के। जो बाय बैक है ना सीडी का, दैट कैन बी मेड ओनली 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ सीडी। बाय बैक, वापस आपको लेना हो सीडी, तो वो कब ले सकते हो आप, ओनली 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ सीडी, मे बी इशूड एट डिस्काउंट एंड कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट।
जैसे आपने इशू किया इसको डिस्काउंट वैल्यू पे, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में भी, यानी शेयर्स वगैरह में भी। तो इश्यूज अट्रैक्ट स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। बैंक आर नॉट अलाउड टू ग्रांट लोन अगेंस्ट सीडी अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई ने परमिट किया है तभी लोन दिया जा सकता है, अदरवाइज लोन अलाउड नहीं होता अगेंस्ट सीडी। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप ले सकते हो, बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट आप नहीं ले सकते हो, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो लेट्स अटेम्प्ट वन क्वेश्चन कि मिनिमम पीरियड ऑफ बैंक फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया इज 1 day, 7 days, 15 days, 30 days। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? 7 days, राइट। तो नाउ लाइक जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया, सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि आप अगर एक कोर्स ले लेते हो ना, तो उससे आपकी प्रिपरेशन और इजी हो जाती है। तो बट यू कैन डू, हमारे यहाँ पे कोर्सेज में जाइए, जैप कोर्सेज को जैसे आप असेस करोगे ना, तो आए दिन कोई ना कोई चेंजेस आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, और स्किम करना, टॉपिक्स देखना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतने कम टाइम के लिए, सिंस यू ऑल आर वर्किंग। तो इट इज़ अ मास्टर कोर्स फॉर यू ऑल, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और इसकी जो भी बाकी की डिटेल्स है ना, ब्रोशर्स में आपको मिल जाएगी। नो मोर पे आप क्लिक कर सकते हो, और बाय नाउ पे भी क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वाइज भी करना चाहते हो ना, सब्जेक्ट वाइज पीपीबी का ही मास्टर कोर्स लेना है, ये एफएस का ही लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। और लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 चल रहा है, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाई क्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। यहाँ पे सुटेबल जो भी कूपन कोड होगा वो अप्लाई करेंगे, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी एनरोल्ड इन दिस कोर्स। और यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करके ना आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स की, राइट। तो अगर आपको कोई और क्वेरी है ना, कोई और डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये वेबसाइट डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।